हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में लगातार करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है और उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ रही है। और इसे देखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख साप्ताहिक खबरों को प्रसारित किए जाने की पहल की जा रही है। इस प्रकार पॉलिटी वीकली प्रोग्राम पॉलिटी के वीकली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन का एक प्रोग्राम है। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज किन इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी NCBC ने कम से कम 7 समुदायों एवं उसके समानार्थी शब्दों वाले समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की। स्वीकृत 7 समुदायों एवं समानार्थी शब्दों वाले समुदायों के नाम इस प्रकार से हैं। पहले समुदाय में लोध, लोधा, लोधी शामिल हैं। दूसरे में बड़ गुजर, तीसरे में सूर्यवंशी गुजर, चौथे में लेवे गुजर, रेवे गुजर और रेवा गुजर, पांचवें में डंगारी, छठवें में भोयर, पवार और सातवें में शामिल हैं कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेटरा रेड्डी और बुकेकारी। आपको बता दें कि ये समुदाय पहले से ही महाराष्ट्र की राज्य सूची में OBC के रूप में वर्गीकृत हैं और राज्य योजनाओं एवं आरक्षणों के लाभ से लाभान्वित हैं। NCBC ने पिछले 6 महीनों में अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अगुवाई वाली 2 सदस्यीय पीठ के साथ सुनवाई की। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर आयोग द्वारा 4 से 5 बैठकें की गईं और जांच के बाद हमने इन जातियों को OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। NCBC अध्यक्ष ने यह भी बताया कि कुल 21 अनुरोधों में से 3 से 4 और समुदायों को जल्द ही शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। केंद्रीय OBC सूची में शामिल होने से ये समुदाय केंद्र सरकार की योजनाओं तथा नियुक्तियों के लिए पात्र हो जाएंगे। इससे पहले NCBC ने पश्चिम बंगाल के लगभग 80 समुदायों, मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों के समावेशन अनुरोधों को उनके पिछड़े पद पर वर्तमान आंकड़ों की कमी के कारण रोक दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार समावेशन संबंधी निर्णय वर्तमान सामाजिक आर्थिक आंकड़ों, विशेष रूप से वर्ष 2015 या उसके बाद के आंकड़ों पर आधारित होते हैं। आपको बता दें कि NCBC केंद्रीय OBC सूची में जातियों को शामिल करने के अनुरोध की जांच करता है। इसके बाद केंद्र को मंजूरी के लिए इसकी सिफारिश करता है। इसके बाद केंद्र जातियों की अनुसूचित सूची को अधिसूचित करते हैं। अब क्योंकि इस खबर के केंद्र में NCBC है, इसलिए आइए एक नजर डालते हैं NCBC की स्थापना और उससे जुड़े विशेष प्रावधानों पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC पिछड़े वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने और समाज के हाशिए पर रहने वाले वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। इसलिए इस आयोग को समानता और समावेशिता के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली में स्थापित मुख्यालय वाला यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC भारत में एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा इस आयोग का गठन 2 मार्च 1993 को किया गया था और इस आयोग को 2016 तक 7 बार पुनर्गठित किया जा चुका है। अंततः 2018 में पुनर्गठित आयोग 8वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। वास्तव में काका कालेलकर आयोग 1953 और BP मंडल आयोग 1979 के माध्यम से पिछड़े वर्गों की पहचान और कल्याण के लिए पहले प्रयास किए गए थे। काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों की सुरक्षा और समावेशन के लिए एक स्थायी आयोग के गठन का निर्देश दिया। इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और NCBC का गठन किया। 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। इसलिए 2018 में संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 को भी पारित किया। अब क्योंकि निरसन विधेयक पारित हो गया तो इससे पूर्व का यानी वर्ष 1993 का अधिनियम किसी उपयोग का नहीं रहा। 2017 के 123वें संविधान संशोधन विधेयक को अगस्त 2018 में राष्ट्रपति की सहमति मिली और इस प्रकार संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम जो 11 अगस्त 2018 को गठित किया गया, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338B डाला गया है, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया और NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था।
अब अगर इस योजना से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेदों 338B और 342A जोड़ा गया। साथ ही यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अनुच्छेद 338B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए NCBC को अधिकार प्रदान करता है, तो वहीं अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी। NCBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु सभी संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य के पास किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति है। यहां उन्नति के लिए विशेष प्रावधान में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मुफ्त आवास आदि कई ऐसे पहलू शामिल हैं। NCBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है तथा सलाह देता है और संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह आयोग सुरक्षा के उपायों के कार्यान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC वर्ग की बात करें तो यह एक सामुदायिक शब्द है जिसका उपयोग अन्य जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो शैक्षणिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं। अनुच्छेद 342A(1) राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल के परामर्श के किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में OBC की केंद्रीय सूची निर्दिष्ट करने के अधिकार प्रदान करता है। साथ ही OBC की केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 342A(3) प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार देता है जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को OBC के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने तथा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त करते हैं। आपने सुना होगा कि भारत ने शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया है, जिसके चलते प्रशासनिक इकाइयों को केंद्र एवं राज्यों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि शासन को देश की आम जनता तक आसान पहुंच वाला बनाया जा सके। किंतु फिर भी क्योंकि कई राज्यों में अधिक जनसंख्या भार एवं अन्य कारणों के चलते इसे और अधिक विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता पड़ी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए राज्यों से जिलों, नगरों और गांवों तक विकेंद्रीकृत करने के लिए स्थानीय निकाय व्यवस्था को अपनाया गया। परंतु अभी हाल ही में इस प्रशासनिक विकेंद्रीकरण प्रणाली को और अधिक विकेंद्रीकृत करने एवं शासन को लोगों के और अधिक करीब ले जाने के उद्देश्य से असम सरकार ने सह जिला पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। देश में पहली बार की गई यह अनूठी पहल जिला प्रशासन का विकेंद्रीकरण करेगी, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 24 सिविल उप विभागों की मौजूदा प्रणाली को समाप्त कर इस नई प्रणाली को शुरुआत करने से शासन और प्रशासनिक कार्यों को नागरिकों के और करीब लाया जा सकेगा। ये सहजिले जिलों के नीचे छोटी प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम करेंगे, जिसका नेतृत्व सहायक जिला आयुक्त यानी ADC स्तर का अधिकारी करेगा। असम सरकार राज्य के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे सहजिला कार्यालय की शुरुआत करेगी। इस नई पहल के अंतर्गत पहले चरण में कुल 39 सहजिलों का उद्घाटन किया गया है। इन कार्यालयों को जो कार्य सौंपे गए हैं उनमें भूमि राजस्व मामले, विकास और कल्याण कार्य, आबकारी और आपदा प्रबंधन कार्य शामिल हैं।
इनका 6 जिलों के भीतर सभी विभागों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इनके पास मजिस्ट्रेटी अधिकार होंगे, जैसे कि आयोजनों के लिए अनुमति जारी करना इत्यादि। ये राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और भूमि की बिक्री की अनुमति जारी करने जैसे नियमित प्रशासनिक कार्य करेंगे। इसके अलावा सह जिला आयुक्त भूमि, विधायक निधि और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का संचालन भी कर सकेंगे, जिससे नागरिकों को जिला मुख्यालय जाए बिना ही सेवाएं उपलब्ध होंगी। भारत के रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया सहित 6 भाषाओं को पहले से ही भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब 2024 में 5 नई भाषाओं को मिलाकर भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। गौरतलब है कि भारतीय शास्त्रीय भाषाएं या सम्मोझी शब्द का तात्पर्य उन भाषाओं के समूह से है जिसका एक लंबा इतिहास और एक समृद्ध, अद्वितीय और विशिष्ट साहित्यिक विरासत है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 2004 में घोषणा की थी कि यदि भाषाएं कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करती हैं तो उन्हें भारत की शास्त्रीय भाषा का खिताब दिया जा सकता है। इसकी सिफारिश भाषाई विशेषज्ञों की समिति और संस्कृत मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके 2 वर्ष बाद यानी वर्ष 2006 में इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि और साथ ही 4 से 5 भाषा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंडों की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये मानदंड कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। भाषा का प्रारंभिक ग्रंथ या प्रलिखित इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। भाषा में ऐसे प्राचीन साहित्य या ग्रंथ होने चाहिए जिस भाषा को उसके बोलने वाले अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में महत्व देते हों। भाषा की साहित्यिक विरासत मौलिक होनी चाहिए, यानी किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या व्युत्पन्न रूपों के बीच एक पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। साथ ही शास्त्रीय भाषा और साहित्य अपने आधुनिक रूप से अलग होनी चाहिए। आपको बता दें कि शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना, और ये 2 पुरस्कार राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र और महर्षि बादरायण सम्मान पुरस्कार हैं। इसके अलावा उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन भी करता है। भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रावधान। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रगतिशील उपयोग, संवर्धन और उसका बढ़ावा देने की बात कही गई है। इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जो हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसके अलावा अनुच्छेद 344(1) में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना संघ का कर्तव्य होगा। अंत में आपको बता दें कि इस खबर से संबंधित एक प्रश्न यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में वर्ष 2014 में पूछा गया था, जिसे आप वीडियो के अंत में प्रदान किए जाने वाले आज के प्रश्न वाले भाग में देख सकते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी में एक चेंचू जनजातीय समूह की दुर्दशा उनके सामने आने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण सामने आई है। चेंचू चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के बच्चे के रूप में जाने जाने वाले एक आदिवासी जनजातीय समूह है जो तेलुगु भाषा बोलते हैं और इसे आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है। ये जनजाति नल्लामाला पहाड़ियों के मूल निवासी हैं। गौरतलब है कि इस समुदाय की साक्षरता दर कम है तथा इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल निम्न स्तर पर है। इस जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग 28,349 है।
परंपरागत रूप से वे भोजन संग्राहक रहे हैं तथा जंगली फलों, कंदों और गैर लकड़ी वन उपज पर निर्भर रहे हैं। चेंचू लोगों की जीवन स्थितियां पड़ोसी शहर डोरनाला या दोरनाला से बिल्कुल विपरीत है, जहां पिछले 2 दशकों में होटल और भोजनालयों के खुलने के साथ विकास में तेजी आई है। पुनुकुमादगु गांव में जहां पर चेंचू रहते हैं, उनका घर साधारण फूस की झोपड़ियां हैं तथा कुछ पक्के मकान भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। पीवीटीजीज की बात करें तो गृह मंत्रालय ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी पीवीटीजी के रूप में नामित किया है। जनजाति समूहों में सबसे कमजोर माने जाने वाले पीवीटीजी की अवधारणा भारत सरकार द्वारा 1975 में प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में इसमें 52 जनजाति समूह शामिल थे, लेकिन 1993 में 23 अतिरिक्त समूहों को शामिल करके इस श्रेणी का विस्तार किया गया, जिससे वर्तमान में कुल संख्या 75 हो गई। जनजाति समूहों में पीवीटीजी को उनकी घटती या स्थिर जनसंख्या, साक्षर का निम्न स्तर, कृषि पूर्व प्रौद्योगिकी का स्तर, आर्थिक रूप से पिछड़ापन और अधिक असुरक्षित आदि मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। हाल ही में असम में शुरू की गई सह जिला पहल का उद्देश्य शासन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को लागू करना है? कुशल निर्णय लेने के लिए केंद्रीकृत प्राधिकरण, प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही के लिए नौकरशाही निगरानी में वृद्धि, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, स्थानीय प्रशासन के लिए सिविल उप प्रभागों का विस्तार। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। सरकार द्वारा उपरोक्त में से किसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। पीवीटीजीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 या फिर 1, 3 और 4? अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्रश्न है, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी कौन है? इन समूहों में सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। पीवीटीजी की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस प्रश्न के उत्तर लेखन में आप इस प्रकार की रूपरेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम virat.dube से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी virat.dube के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।